हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आप सभी जानते हैं कि टीजीटी 2021 वाला जो पेपर है वो मैं आपको सोल्व करा रही हूँ इंग्लिश का, जिसमें पहले सेक्शन में मैं 42 क्वेश्चन करा चुकी हूँ। अब वाले जो है मैं 43 से स्टार्ट करती हूँ। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है सोल्व पेपर पढ़ने से आपको ये चीज़ फ़ायदा होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि रूल्स हमारे याद होते हैं, लेकिन वो रूल किस तरह से यूज किए जाएंगे वो हमें हर एग्ज़ाम का ना एक पैटर्न होता है। अगर आप एनवीएस में जाओगे, केवीएस में जाओगे, तो वहाँ क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग होता है, यूपी में पूछने का अलग होता है। तो जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रही है तो सोल्व पेपर निकालने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि 43 वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है। इसमें उन्होंने पूछा है कि आइडेंटिफाई द कलर, जस्ट वेट, identify the correct forms of word phrase out of given choice so as to complete following sentence। यानी आपको क्या करना है, आप यहाँ पर जो उन्होंने दिया हुआ है वर्ब, उसके अकॉर्डिंग ब्रैकेट में आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या जो भी वर्ब आएगी वो फॉर्म या फ्रेज जो आएगा वो आपको फिल करना होगा। और देखिए माय डियर फ्रेंड, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं नहीं जानती कोई एग्जाम हो इंग्लिश लिटरेचर का, ग्रामर का, ये क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। ये जो क्वेश्चन है ये जैसे आपकी जो अनरियल सिचुएशन होती है, मतलब आपके जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें अनरियल सिचुएशन का ये क्वेश्चन है। जैसे दिया हुआ है आई ब्रैकेट में बी, देयर सिचुएशन बी डिफरेंट, यानी यहाँ भी बी वाली फॉर्म भरनी है और यहाँ पर भी बी वाली फॉर्म भरनी है। तो यहाँ क्या है, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो तीन तरह की कंडीशनल होती है। तो तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर मैं, आपने सुनो कि अगर यार मैं वहाँ होता तो ऐसा ना होता या ऐसा हो जाता, तो इसका मतलब क्या है कि आप वहाँ थे नहीं और तो वो कंडीशन भी ऐसी नहीं हुई, मतलब अनरियल जो हो ही नहीं सकती उस सिचुएशन की आप बात करते हैं, यानी पास्ट की बात करते हैं कि मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, तो वाली कंडीशन है। तो उन्होंने कहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, या तो यहाँ पर अगर इफ़ आ जाता, इफ़ आई देयर सिचुएशन हो गए, तो हम क्या करते हैं, इसमें आपका जो ऑप्शन होगा 43 है। मैं अच्छे से समझा देती हूँ। वैसे मैं इसके ऊपर जरूर इस टॉपिक के ऊपर आपकी वीडियो बनाऊंगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर हैड आया है, आप सोचेंगे हैड आई है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर हैड जो पहले आया है वो अनरियल कंडीशन के लिए शो कर रहा है। अगर यहाँ पर इफ़ होता तो ये हैड आई के बाद आ जाता, इफ़ आई हैड बी देयर सिचुएशन। अब जब यहाँ हैड, एक रूल होता है, जब अगर यहाँ हैड आया है तो यहाँ पर वुड हैव या शुड हैव का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, पहली कंडीशन हैड की बनी होती है और बाद वाली कंडीशन वुड हैव या शुड हैव बीन से बनी हुई होती है। इसके वीडियो में आपको बना दूंगी, अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, लेकिन ये रूल आप समझ लेंगे बिल्कुल। अगर आपके पास टॉपिक्स हैं तो आप कर लीजिएगा, अदर नहीं है तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स करके, मैं जरूर उसकी वीडियो बना दूंगी। बात करते हैं द बॉस वांटेड टू नो डन द जॉब। तो यहाँ पर है कि जो ये करते हैं कि बॉस जो है जानना चाहता था कि अब यहाँ पर आपको क्या बनना है, ये चीज़ बताइए आप में। यहाँ है कि द बॉस वांटेड टू नो, तो यहाँ फर्स्ट है हाउ आई हैड दैट हाउ। तो जो यहाँ पर नो है ना, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, हाउ आई हैड डन द जॉब। अब आप ये सोच सकते हो कि ये जो है क्वेश्चन मार्क है तो ये कैसे आ सकता है, तो ये क्वेश्चन मार्क वाला नहीं है। ये जो अगर क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन होता तो ये हैड हाउ के तुरंत बाद आ जाता। इसका मतलब है कि बॉस जानना चाहता है कि मैंने इस काम को कैसे किया, तो यहाँ एक क्वेश्चन नहीं हुआ, सिर्फ जानना चाहता है। अगर यहाँ पर बाद में होता ये वाली चीज़ें, ये क्या है, आई वॉन्ट, ये सेंटेंस आपके कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें आप जो है आपकी जो रिलेटिव वर्ब्स प्रोनाउन होते हैं आप उनको एज ए कंजक्शन यूज करते हैं। चलिए बात करते हैं आगे, विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था एग्जाम के लिए स्पेलिंग एंड लिटरेरी फॉर्म्स, जो लिटरेरी आपकी लिटरेचर में आती है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने राइट निशान लगाया है, इसका ऑप्शन बी सही है। 46 की बात करते हैं, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 10,000 सो आई एट अ ग्लांस। आप समझ जाते हैं कि जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, जो लाइन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि ये किसकी है, वर्ड्सवर्थ के डैफोडिल्स की, जो उन्होंने था उनके बारे में लिखा था कि मैंने एक साथ बिल्कुल एक ग्लांस में मैंने 10,000 को देखा। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आप एक साथ 10,000 देख सकोगे, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला है, तो ये हाइपरबोल है आपका। बात करते
करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नीचे से मतलब क्या है, कौन सी बात ट्रू नहीं है। तो 47 की हम बात कर रहे हैं, ट्रू नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट आप पढ़ेंगे द टर्म नोवेल रेफर्स टू। तो यहाँ क्या है, नोवेल के बारे में पूछा है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन पैटर्न 2016 से बदला हुआ है, आपको हर चीज़ की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। तो उन्होंने पूछा कौन सा नहीं है, कौन सा ट्रू है, मतलब नॉट ट्रू, सही नहीं है। तो यहाँ पर द टर्म नोवेल रेफर्स टू प्रोज डिक्शन, बिल्कुल सही है, प्रोज डिक्शन को शो करता है, प्रोज में लिखा जाता है नोवेल। अ प्रोज नैरेटिव हैविंग कैरेक्टर्स एंड अपलोड, बिल्कुल है, प्रोज है, नैरेटिव है। भाई नोवेल तो बिना नरेशन के लिखा ही नहीं जाता, वो तो एक एक वर्ड होता है, ऐसा लिखा जाता है आपके सामने, बिल्कुल एक इमेज पिक्चर क्रिएट कर देता है। तो ये उन्होंने गलत लगाया हुआ है। सी अ ट्रीटीज ऑन करंट सोशल प्रॉब्लम, तो ये कह रहे हैं कि एक ट्रीटीज है जो सोशल प्रॉब्लम करंट लिखी जाती है। तो आप बताइए क्या तुरंत ये सिर्फ करंट के ऊपर ही लिखी जाती है। फोर्थ है अ लिटरेरी फॉर्म दैट इज डिराइव फ्रॉम द इटालियन नोवेला, तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही, ये सही है, ये सही है। आप सोशल प्रॉब्लम पर भी लिख सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है आप करंट पर लिखे, तो नोवेल तो कहीं भी लिखा जा सकता है। तो ये आपका करेक्ट नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी आप करेंगे। अब बात करते हैं 48 का। 48 क्वेश्चन है लाइसेंटर इज अ करेक्टर इन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका ए ऑप्शन उन्होंने पहले भरा, सही भरा था जिसका भी पेपर है, लेकिन बाद में काट कर अलग कर दिया। लाइसेंटर इज अ करेक्टर अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, तो ये 48 का जो ऑप्शन है ए वो सही है। अब बात करते हैं 49 की। आ 7 लाइन आइम्बिक पेंटामीटर स्टेंजर राइमिंग ए बी बी सी सी, तो आपको पता है कि जो इज़ कोल्ड, अब इन्होंने यहाँ पर गलत दिया हुआ है, मैंने ये चीज़ बता चुकी हूँ आपको। आप जाकर मैंने लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी फॉर्म जो है मैंने तैयार कराई हुई है, आप वहाँ पर जाएंगे, आप सिलेबल क्या होता है, सिलेबल फिर उसके बाद मीटर क्या है, मतलब ये वीडियो मैं जानती हूँ, मैं आपको कई बार हर वीडियो में बार बार करती हूँ। अगर आप लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। आप प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें चेक कर सकते हो। तो जो 7 लाइन का स्ट्रेंजर होता है वो 100% सबको पता है, राइम रोयल होता है। राइम रोयल हम क्यों कहते हैं, मैं कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ, वो राजा ने यूज़ किया था और चौसर का फेमस वो था, इसलिए उसको राइम रोयल भी कहा जाता है। आप इसके डिटेल मेरी वीडियो में आप जाकर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ये PDF चाहिएगी इसकी वीडियो जो है, अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 50 बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा हुआ कौन सा वर्क नहीं है। तो ऑफ एजुकेशन उनका है, एरोपैगेटिक उनका है, ऑन शेक्सपियर उनका, बिल्कुल सही। ये 3, अगर कभी कभी ऐसा होता है 3 चीज़ें हमें लर्न है, चौथी हमें पता भी नहीं होती है, तो भी आप बता सकते हैं। जब 3 उनके हो गए तो चौथा किसी का भी हो तो जाहिर सी बात है आप आंसर आपका डी हो गया। 51 की बात करते हैं वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, ये भी उन्होंने गलत ऑप्शन लगाया हुआ, ये आती है वर्स्ट ट्रेजेडी, ये ट्रेजेडी थी। बॉर्डर्स उनका जो एक वर्ड था, द बॉर्डर्स, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पहले भी रिपीट हो चुका है, ये वर्स्ट ट्रेजेडी के रूप में आता है, और नहीं है, ये प्रोज वर्क है। आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको यहाँ एरर पार्ट बताना है कि कंसीडर द 4 ऑप्शन कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस, क्या है आपको चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं इससे कंप्राइज करके आप सेंटेंस बनाना है। राजीव वॉज अनहैप्पी, unhappy नहीं, happy. Rajiv was happy that Sanjay and his sister was going on the same train next day. अब आप बताइएगा इसमें कहाँ वो है कि राजीव बहुत हैप्पी था कि दैट कि संजय एंड हिज सिस्टर। अब जब दो, एक रूल होता है आपका, जब 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो वहाँ जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। ये आपका सब्जेक्ट विद द एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब, ये वाला जो टॉपिक है ये उससे है और इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाला ये रूल है आपका। तो आपका ये बी गलत हो गया आपका। 53 की हम बात करते हैं द करेक्ट स्पेलिंग इज, तो ये आपके क्लियर ही है। 53 का ए है एनक्रिप्ट, तो ये एनक्रिप्ट करेक्ट स्पेलिंग है। 44 की बात करते हैं मार्क द पार्ट विच द एरर, रीड द 4 ऑप्शन एज द पार्ट्स ऑफ गिवन सेंटेंस, आपको 4 पार्ट है उनमें करना, जहाँ एरर है आपको एरर बतानी है। ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म, एवेंचुअली यू मे गेट अ सीरियस डिजीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ दी हुई कि ईच सिगरेट, जो प्रत्येक सिगरेट है विच अ पर्सन स्मोक्स करता है
डज, अब यहाँ पर क्या है, स्मोक डज सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट अ सीरियस डिजीज। तो इन्होंने ऑप्शन सी दिया है, लेकिन आई डोंट नो उन्होंने कैसे दिया है। अगर आपको जानकारी तो आप बताएंगे। वैसे ही मेरे हिसाब से नो एरर होना चाहिए था, इसमें कोई एरर नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए ई सिगरेट, प्रत्येक सिगरेट विच अ पर्सन, एक सिंगल है, पर्सन स्मोक्स, स्मोक इसके लिए लगा है, डज जो है सिगरेट के लिए लगा है, सिंगल है ये भी, सम हार्म कुछ हार्म करती है, एंड इवेंचुअली यू मे गेट। तो यहाँ पर कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन जो उन्होंने दिया था वो उनको सी उन्होंने माना था, तो आप भी सी लगाइए। आई डोंट कैसे इन्होंने लगाया है। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो आपको यहाँ प्रीपोजिशन करने हैं। प्रीपोजिशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई क्वेश्चन आपके प्रीपोजिशन में से पूछे जाते हैं। दीज बॉक्सेस आर वेरी हैवी, दे आर फुल। अब यहाँ फुल के बाद में क्या आता है आपका, हमेशा फुल के बाद ऑफ आता है, फुल ऑफ बुक्स, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं था हमें। व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ऑन द फॉलोइंग सेंटेंस। Vasco da Gama was the first to round the केप ऑफ गुड होप। तो यहाँ आपको क्या बताना है कि ये क्या चीज़ है जो इन्होंने अंडरलाइन की है, तो वो क्या चीज़ है, तो ये चीज़ है आपकी वर्ब। राउंड जो होता है ना, टू राउंड, तो ये आप जानते हो जीनेट का है। और यहाँ के वास्को डी गामा वॉज द फर्स्ट से जिन्होंने राउंड लगाया द केप ऑफ द गुड होप। तो यहाँ पर ये वर्ब है, तो इन्होंने वर्ब पे आप निशान लगा देंगे, डी इसका ऑप्शन सही है। अब करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट क्लोजेट ड्रामा। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब क्लोजेट ड्रामा की आपकी क्या कर ली, डेफिनेशन पूछ ली आपने। उन्होंने पूछा कि ट्रू बनाना, यानी इसका मतलब क्या, एक सही होगा और 3 इसमें से गलतियां होगी। अब देखते हैं कैसे। इट इज़ ड्रामा फुल ऑफ ट्रेजरी एंड इंट्रीग्स। तो क्लोजेट ड्रामा एक ड्रामा होता है जो एक तरह से, ये भी लिटरेरी डिवाइस है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो परफॉर्म्ड करने की बजाय पढ़ा जाता है, जो परफॉर्म कम किया जाता है और पढ़ा जाता है, उसे क्लोजेट ड्रामा बोलते हैं। तो इट इज़ अ ड्रामा फुल ऑफ ट्रेजरी एंड इंट्रिग्स। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, अ क्लोजेट ड्रामा एसेंशियली हैज़ डबल प्लॉट्स, की ये डबल प्लॉट्स रखते हैं। अब करते हैं, क्लोजेट ड्रामा इज इंटेंटेड टू बी रीड रादर दैन टू बी स्टेज इन अ थिएटर। बिल्कुल सही, आगे जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है तो वो निकल के यहाँ पर आ गए कि वो ऐसा क्लोजेट ड्रामा है जो इस पर्पज से लिखा जाता है कि वो रीड किया जाएगा, ना कि वो थिएटर में स्टेज किया जाए। चीज़ क्लियर होगी तो ऑप्शन सी हो गया। 58 की बात करते हैं, द प्रोज गोथिक नॉवल डिनोट्स। जो गोथिक नॉवल है वो किसको डिनोट करती है, वो हमें देखना है। तो गोथिक नॉवेल जो होते हैं वो एक तरह से एक ऐसे डिक्शन होते हैं जो मिडिल एज से रिलेटेड होते हैं, जो उस टाइम की मिडिल एज होगी प्लस ग्लूमी या अंधकारपूर्ण, या एक तरह से मान सकते हैं कि पुरानी जो चीज़ों को लेकर लिखा जाता है वो गोथिक नॉवेल कहलाते हैं। तो इसमें है द मेडिवल टाइप ऑफ आर्किटेक्चर तो नहीं होता है गोथिक नॉवेल में, तो ये आपका गलत हो गया। अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज़ बीन सेट इन मिडिल एजेस, बिल्कुल मिडिल एजेस का है। ऑफन सपे विद ग्लूमी कैसल्स के बारे में लिखा जाता है, तो ये सही है। लेकिन फिर भी हम और देख लेते हैं, नोवेल फुल विद मिस्ट्रीज इन मॉडर्न एज, तो मॉडर्न एज का तो कोई मतलब ही नहीं है, मिडिल एज है इसमें तो। और एक्जोटिक सेटिंग ये भी नहीं, तो आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो गया। अब बढ़ते हैं आपका 59 की ओर। 59 में एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर, एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ व्यू, परसुएट्स अस टू एक्सेप्ट अ थीसिस ऑन एनी सब्जेक्ट और एनी सिंपल एंटरटेनमेंट। तो यहाँ क्या एक आपको डेफिनेशन दे दी है और आपको पूछा कि होती क्या है, तो आप डेफिनेशन से समझ ही गए होंगे। एक छोटी कंपोजिशन जो प्रोज में होती है, किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। रियल में आज मैं बच्चों को ऐसे ही पढ़ा रही थी और उनको ही बता रही थी कि ऐसे में क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आगे आ गया। एक्सप्रेस करता है पॉइंट ऑफ व्यू, परसुएट करते हैं हमें कि वो एक्सेप्ट करे, थीसिस टाइप में छोटा होता है, इंटरटेन भी हो सकता है। मतलब एक ऐसी चीज़, ऐसी कंपोजिशन होती है कि वो प्रोज की विधा में लिखी जाएगी, छोटी होगी, डिस्कस करता है किसी मैटर को, उसके फायदे नुकसान भी बताता है, उसका जो है वो सोल्यूशन भी बता देता है, तो क्या होता है, वो होता है ऐसे। तो बी इसका आंसर सही है। पिक आउट द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। मैं थोड़ा सा बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स बार बार मुझे कह रहे हैं कि मैम पीजीटी की तैयारी करा दीजिए, मैम ऑनलाइन पढ़ाते हैं क्या, या मैम आप मुझे अपने नोट्स पेड नोट प्रोवाइड करा दीजिए। देखिए, पहली बात, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल एक सेटअप किया है और मैं आपको सब नोट्स वोट्स बना के आपको बेचूँ। मेरा कोई ऐसा कोई मकसद नहीं है। ऑलरेडी मैं जॉब में हूँ, तो मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पर हेल्प करने का है। और हेल्प के लिए क्या है, मैं आपको नोट
नोट्स भी दे रही हूँ। एक्चुअली क्या है, मेरे जो पर्सनल नोट्स हाथ से लिखे हुए हैं वो आप किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो जो चीज़ें हैं मैं आपको थोड़ा थोड़ा टाइप कर रही हूँ, आपको वीडियो बना रही हूँ। जितना भी टाइम मुझे मिलता है, पर्सनली जो टाइम मिलता है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही ताकि आपका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। हाँ, धीरे धीरे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आती है, कोई भी चीज़ अभी कंप्लीट नहीं चल रही है, क्योंकि कोई चीज़ कंप्लीट एक साथ हो भी नहीं सकती है, क्योंकि क्या होता है ना, पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ आपको एक बार समझ में नहीं आएगी, बार बार पढ़ना होता है। एक बार आप लिटरेरी टर्म्स पढ़िए, फिर आप उनको लिटरेचर में पढ़िए। आप शेक्सपियर पढ़ रहे हैं तो आप शेक्सपियर को पढ़ते पढ़ते बहुत सारे लिटरेरी टर्म्स आएंगे, तो फिर आपको लिटरेरी टर्म्स में आना पड़ेगा, फिगर्स ऑफ स्पीच भी इसमें पढ़ने पड़ेंगे। फिर आप मिल्टन पर चले जाते हैं, मिल्टन पढ़ा है, या आपको जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो भी पढ़ना ही होगा। पीजीटी में 17 राइटर हैं। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे मैं जो है अभी चूँकि मैं वो राइटर ले रही हूँ, अभी मैंने मिल्टन के ऊपर एक वीडियो बनाई है। अभी जो टीजीटी के जितने भी राइटर हैं, जैसे मैंने वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, और ये दोनों जो राइटर हैं आपके पीजीटी में भी है और टीजीटी में भी हैं, तो श्योर जो पीजीटी तैयारी आप कर लीजिए, ये वाले जो है। बाकी अभी मैं और आपको वीडियो देना स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन डेफिनेटली आपको मैं दूंगी। पिक आउट द करेक्ट प्रिपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो ईच ऑफ द सेंटेंसेस सो एज टू कंप्लीट दैम। तो यहाँ आपको प्रिपोजिशन चेक करने हैं और आपको वहाँ पर फिल करने हैं। तो वी डिडंट गेट होम, तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर टिल आता है, इसका रूल है, बहुत ही ईजी है, इसमें कोई भी ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। माई व्यूज़ मे बी डिफरेंट, अब यहाँ पर आया है, 2 प्रिपोजिशन आपको देने होंगे। तो डिफरेंट क्या होते हैं, मेरे व्यूज हो सकता है किससे, भाई तुमसे हो सकते, तो फ्रॉम आएगा, तो चीज़ क्लियर है, यहाँ पर फ्रॉम आ जाएगा। और ये वीडियो आज मैंने पीडीएफ में खोल ली तो जब परेशान कर रही है, कल दोबारा खोलनी पड़ेगी। चलिए मैं देखती हूँ। माई व्यूज मे बी डिफरेंट योर्स बट योर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर फ्रॉम आ जाएगा। बट यू शुड नॉट बी डिफरेंट योर इंटरेस्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ योर इंटरेस्ट है तो यहाँ पर टू आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तुमसे है और तुमसे है इंटरेस्ट से, तो फ्रॉम और टू, फ्रॉम बिल्कुल नहीं आएगा। इन द 4 सीट्स सागा, 62 की बात हम कर रहे हैं। द 4 सीट्स बिलोंग टू, तो ये आंसर देखो। अब ये जो चीज़ें आती हैं ना, अगर आपने स्टोरी पढ़ी हुई है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जितनी भी हिंदी राइटर है आप उनकी, जितने भी राइटर आपके, आप चाहे टीजीटी तैयारी कर रही है, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप जो जितनी भी मेन वर्क है उनकी आप समरी पढ़िए, वेदर इन हिंदी और इंग्लिश, जहाँ भी आप कंफर्टेबल है। मतलब अदरवाइज ये क्वेश्चन फिर आप कहाँ तक रटोगे कि वो फैमिली कहाँ से थी। जब आप स्टोरी आपके दिमाग में आ जाती है तो आप तुरंत आप क्वेश्चन से पहचान सकते हो। सम स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन हियर फॉर ट्रेजिडी, कुछ क्वेश्चन जो है ट्रेजिडी के लिए दिए गए हैं, आपको उसमें करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है। तो छांटने में क्या है आपका, आप देखते हैं करेक्ट वाले देखने हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एक्शंस लीडिंग अ जोयस कंक्लूजन, नहीं जी, जब ट्रेजिडी आएगी तो जोयस तो बिल्कुल नहीं होगा, हैप्पीनेस तो बिल्कुल नहीं होगी, तो खत्म ही हो गया। सेकंड देखते हैं, द ट्रेजिडी हीरो विल इवोक बोथ आर पीटी एंड टेरर, ये बिल्कुल सही है, जो ट्रेजिक हीरो होते हैं वो पीटी और टेरर को क्रिएट करते हैं। और थर्ड है, द हेमार्शिया बिकम्स द रीजन ऑफ हिज डिमाइज, ये बिल्कुल सही है, हेमार्टिया जो होता है वो दुख का कारण बनता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये भी सही है। अब फोर्थ को, अब दो ही ऑप्शन है, तो मेरे हिसाब से सी ऑप्शन आपका सही हो गया, आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके 64 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी, तो इनमें से दिया हुआ है कि जो 4 ऑप्शन है उसमें कौन सा जॉन गैल्सवर्दी का प्लेस नहीं है। तो जस्टिस भी है, सिल्वर बॉक्स भी है और स्ट्राइप भी है, दोनों राइट निशान लगाया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, द एप्पल कार्ड जो है वो जॉन गैल्सवर्दी का नहीं है। 65 बात करते हैं, तो 65 में, इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सोलिटरी रिपेयर द सोलिटरी हाईलाइट लेस इज़ा, तो जो इसमें दी हुई है लड़की, ये पूछा था कि वो जो लड़की है सोलिटरी रिपेयर में वो कहाँ की से है, तो वो ऑप्शन नंबर आपका बी है, द गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, वो स्कॉटलैंड से थी द सोलिटरी रिपेयर। अब बात करते हैं 66, जैक बार्टविक इज़ अ कैरेक्टर इन, तो ये 66 आंसर डी है, द सिल्वर बॉक्स में क्या होता है, जैक बार्टविक कैरेक्टर होता है सिल्वर बॉक्स का। तो मैं ऐसा करती हूँ कि एक वीडियो आपको ऐसे बनाती हूँ जिसमें जैसे आपके विलियम शेक्सपियर है, वर्ड्सवर्थ है या जॉन गैल्सवर्दी है, कि कौन कौन से ऐसे मेन वर्क्स है जिनकी आपको समरी पढ़नी है, जिनके कैरेक्टर्स को आपको याद करना है कि इनमें से ज़्यादा जो संभावना होती है। पहले एक्चुअली एक स्टूडेंट से मुझसे पूछा था कि मैम हम बार
बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका रीज़न यही है कि अभी हमें क्या करना है कि पहले जो मेन पॉइंट्स है पहले उनको पक्का करो, फिर जो जिनमें से हल्के ऑप्शन नंबर आने की संभावना कम रहती है फिर दोबारा हम उस पोर्शन को लेंगे। तो मैं एक वीडियो आपको लिए वो बना देती हूँ कि हमें कौन कौन से राइटर के कौन कौन से वर्क्स की समरी पढ़नी है। आप वेदर आप हिंदी में पढ़ सकते हो या इंग्लिश में पढ़ सकते हो, लेकिन उसके करैक्टर, उसकी समरी, उसका मेन सीन क्या क्या थे उनमें, वो सब चीज़ें आपको ऐसे लर्न हो जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। तो उन्होंने पूछा है कि जो फॉलोइंग है उसमें से ऑटोबायोग्राफी कौन सा करेक्ट है। तो उसके लिए आपको क्या है, देखो पेपर लेंदी क्यों हो गया, तो मैंने एक बार ये बताया था कि इसमें 2016 से पेपर लेंदी आ रहा है, उसमें क्या टाइम भी कम, बच्चों को कम मिल पा रहा है। इसका रीज़न यही होता है कि अब इन्होंने यहाँ ऑटोबायोग्राफी के बारे में पूछा है, तो आपको क्या है जब हमें करेक्ट पूछेंगे या इनकरेक्ट पूछेंगे तो हमें चारों ऑप्शन को पढ़ना होता है। और इसके लिए टाइम सेविंग का ऑप्शन यही होता है कि आप सारे डेफिनेशन आपको जो होती है ऑटोबायोग्राफी के रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी में पूछेंगे वो आपको लर्न होनी चाहिए। अगर लर्न है तो तुरंत आप देखते चले जाएंगे। देखिए, इट इज़ रिटन बाय अ ग्रेट ऑथर ऑन द लाइफ ऑफ फेलो ऑथर। तो ये तो करेक्ट है ही नहीं, क्योंकि ऑटो मैंने होते हैं अपनी बायोग्राफी में अपने जीवन की, तो दूसरे ऑथर के द्वारा नहीं लिखी जाती, वो तो बायोग्राफी होती है। इट इज़ रिटन बाय स्कॉलर ऑन द लाइफ ऑफ ए फेलो स्कॉलर, तो ये भी सेम चीज़ है, तो ये भी नहीं होगा। इट इज़ अ मेमोयर है। तो द फर्स्ट फुल्ली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज ऑल्सो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल द कन्फेशंस ऑफ सेंट ऑगस्टियंस रिटन इन 4th सेंचुरी। तो इन्होंने यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट ये आपका डी है कि जो फर्स्ट फुल्ली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी थी वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थी, जो उन्होंने नाम दिया है द कन्फेशंस ऑफ द सेंट ऑगस्टाइन, रिटन इन 4th सेंचुरी में लिखी गई थी। तो यहाँ पर क्या है, ये इन चार ऑप्शन में मोस्ट जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो डी है। 68 में क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज़ नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। अब फिर दो बार से उसी से में क्वेश्चन इस तरह से रिपीट हो गया कि कौन सा वर्क जो है जॉन मिल्टन का इसमें से नहीं है। पहले उन्होंने जॉन गैल्सवर्दी का पूछा था और यहाँ जॉन मिल्टन का वो पूछ रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, तो अब हम देखते हैं ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये फर्स्ट वर्क है, ये मिल्टन का है। मैं मिल्टन के वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाकर इसमें देख लीजिएगा। ऑन द लेट मसाकरी इन द पिमोंट, ये भी उनका वर्क है। ऑन ये द इनर विजन, ये नहीं है। ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23, ये भी उन्हीं का वर्क है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे है कि हमें याद ही करना है कि कौन सा वर्क किसने लिखा है। नेक्स्ट है द करेक्ट स्पेलिंग इज़, तो ये गायनोकोलॉजिस्ट है, मैंने वीडियो बनाई हुई है वो कैब के ऊपर। तो उस वो कैब में मैंने एक सबकी एक तरह से जो आपको एक जगह इकट्ठे आपको वो कैब मिल जाए, जैसे फोबिया है तो फोबिया से रिलेटेड वर्ड बनाई है। आपको जो डॉक्टर्स है उनसे रिलेटेड वीडियो बनी हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में आपको वो कैब से रिलेटेड एक प्ले लिस्ट मिलेगी, आप वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। तो वहाँ मैंने आपको गायनोकोलॉजिस्ट भी बताया हुआ है। तो वो कैब क्या होता है, एक दूसरे से इंटरलिंक होती है, आपको उनके उसी वर्ड का आपको सिनोनिम्स भी याद करना है, एंटोनिम्स भी करना है, और उसी की वो करेक्ट स्पेलिंग भी पूछ सकते हैं। तो जो इन्होंने यहाँ पर पूछी है गायनोकोलॉजिस्ट की, तो ये डी आपका आंसर जो है सही है। अब बात करते हैं 70 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलार्ड। तो ये कह रहा है कि बैलार्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है। देखो मैंने ये पेपर सोल्व भी नहीं करा था, लेकिन जब मैंने आपको बैलार्ड बता रही थी तो मैंने एक बताया था कि आपको मेजर कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी है। एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, खाली बैलार्ड क्या है ये याद करने से काम नहीं चलेगा, बैलार्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको याद करनी पड़ेगी। मैंने बिल्कुल 1 to 1 कराई है, आप जाके लिटरेरी फॉर्म ये आप जा सकते हैं, जेनरा के अंदर मैंने कराई है, और एक आपकी प्लेलिस्ट है ये फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, आपको वहाँ मिल जाएंगी। 70 नंबर है आपका ये इट टेल्स ए स्टोरी ऑफन विद द म्यूजिकल एकम्पनीमेंट। तो नोट ये पूछा है नोट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये तो है कि वो एक मूवमेंट के साथ सुनाई जाती है। इट यूजुअली डील्स विद अ सिंगल एपिसोड, कि ये सिंगल एपिसोड के साथ की जाती है, तो ये भी सही है। इट इज़ कॉमिक इन नेचर, ये नहीं है कि ये क्या है, इनका नेचर कॉमिक नहीं होता है, ये सीरियस भी होती है, ग्रांट भी होती है, बहुत सारे इसकी है, डायलॉग भी होते हैं, एक्शन भी होते हैं, लेकिन जरूरी कॉमिक नहीं है ये, मतलब हर तरह की विधा के अंदर का बैलेंस लिखे गए। तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है आपका सी नहीं आता है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जो यहाँ पर ये 12th में का आप जानते हो, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी, जब हमने 12th पढ़ी थी तब 3 आपको टॉपिक एक्स्ट्रा मिलते हैं 10 से अलावा, आपका सिंटैक्स, सिंथेसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तीनों टॉपिक अगर आपने वहाँ पढ़ लिए होते तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं आती है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में करना है,
दिस स्टोरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल टोल्ड। तो ये स्टोरी है जो ब्यूटीफुल तरीके से कही गई है। तो इसमें यहाँ क्या करेंगे, जब हम एक्सेलेंटली बनाते हैं तो हाउ से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो ये तो होएगा नहीं। तो इन दो में देखो, हाउ ब्यूटीफुल है तो यहाँ ग्रेसफुल नहीं आएगी, तो आगे में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। 72 में देखते हैं, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ हमें क्या करना है, आपको प्रीपोजिशन बताना है कि आई ब्रोक दिस ग्लास, तो यहाँ पर है एट एक्सीडेंट इन ऑफ बाय, तो ये होता है बाय एक्सीडेंट। यहाँ आई ब्रोक दिस ग्लास बाय एक्सीडेंट, यहाँ प्रीपोजिशन आएगा बाय। द लाइन द सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ड पर्ल, ये फेमस वर्क है, लंदन 1802 वर्ड्सवर्थ का है, जो उन्होंने जॉन मिल्टन के लिए लिखा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बार बार रिपीटेड होते हैं। 74 की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैड रिटन द लाइन्स फॉर फेयर ऑफ विच हियर दिस दो एज अनबेट और यू वर बोर्न वॉज ब्यूटी समर डीड। तो इन्होंने पूछा है कि ये जो लाइन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स है रिटन, ये कौन से ऑथर ने लिखी है लाइन। तो ये लाइनें लिखी है आपकी विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, फॉर फेयर ऑफ विच हियर दिस दो एज अनबेट। और नेक्स्ट बात करते हैं, कोक्शन इज ए करेक्टर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये करेक्टर किस में थे, कोक्शन जो थे वो जेस्टिक्स में थे। 75 का ऑप्शन नंबर ए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। आ स्टोरी इन वर्ड्स और प्रोज विद द डबल मीनिंग इज पॉपुलरली नोन। जो डबल मीनिंग स्टोरी होती है वो सभी को पता है, एलिगरी होती है, फेमस है एलिगरी, जो आपने लिखी है ना, जो आपके स्पेंसर ने लिखी है फेरी क्वीन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो एलिगरी है, डबल मीनिंग स्टोरी होती है। विच व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग। अब देखिए, जैसे ये यहाँ पर सटायर लिखा, आयरनी लिखा, इसमें भी क्या होता है, इनमें व्यंग किया जाता है, डबल मीनिंग नहीं होती। व्यंग भी डबल मीनिंग होता है, लेकिन अलग तरह से होता है। इनमें भी जिस तरह से मैंने आपको एपिग्राम प्रोवर्ब्स में डिफरेंस बताया, तो मैं एक वीडियो उनके ऊपर भी बनाऊंगी कि सटायर, आयरनी और एलिगरी के बीच में मेजर डिफरेंस क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये एलिगरी है, ये सटायर है, ये आयरनी है। तो व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपोजिट। तो अपोजिट का आप करेक्ट मीनिंग ढूंढ रहे हैं, तो क्या होगा। अब क्या होता है अपोजिट, तो यहाँ पर इसका अपोजिट मीनिंग, व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, वहाँ का क्या होता है, अपोजिट है और यहाँ ए को नहीं पढ़ते हैं मोस्टली, जब हम उसका पढ़ेंगे यहाँ ओ को पढ़ लेते हैं, ऑटोमेटिक होता है। तो आप वहाँ का क्या है कि मीनिंग पूछ रहे तो आप कॉन्ट्ररी लगा दोगे। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ओ नहीं है, ए है, तो अपोजिट होता है यहाँ पर सूटेबल। सूटेबल मीनिंग होता है यहाँ पर, अगर ओ आ जाता तो कॉन्ट्ररी हो जाता इसका, मैं लेकिन ए आया तो यहाँ इसका मीनिंग है सूटेबल। इस तरह के वर्ड आप जरूर याद कीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या है, एरर करनी है फॉलोइंग सेंटेंस में। कंसिडर 4 ऑप्शन कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आप उनको एक सेंटेंस मानकर उसको सही कीजिएगा। तो इसके देखिएगा, 15 माइल्स आर लॉन्ग वे टू वॉक। अब क्वेश्चन तो सही है, इसमें आप क्या सोचोगे, या 15 है, माइल्स है तो माइल्स है तो आ रहेगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका नाउन की एरर है। इसमें ये जब उसकी पहले संख्या आ जाती है ना, तो फिर यहाँ पर एस नहीं, एस है तो यहाँ पर ये क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। 15 माइल्स, अगर खाली माइल्स होता तो आप आर लगाते, लेकिन जब उससे पहले फिक्स संख्या आ जाती है तो फिर वो हम इसका यूज़ करेंगे। Which figure of speech do see in the following expression? Alone, alone, all, alone, alone on a wide sea. तो ये मैं आपको करा भी चुकी हूँ। तो ये जो है आपका एलिट्रेशन है, जिसमें आपका ये जो होता है ना फर्स्ट लेटर जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपका एलिट्रेशन है। 79 आपके हो गए। अब बात करते हैं 18, क्वेश्चन नंबर 80। फाल्डर इज ए करेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय जॉन गैल्सवर्दी। तो ये भी जस्ट दोबारा से क्वेश्चन जस्टिस रिपीट हो गया है। जो फाल्डर थे वो जस्टिस जो उन्होंने लिखा था, बहुत अच्छा उनका ये वर्क है जॉन गैल्सवर्दी का, आपको पढ़ना भी चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं आपके टीजीटी के एग्ज़ाम में। आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना है, इन्होंने यहाँ पर एक वो दे दिया है और उसका आपको क्या करना है, गैप भरना है कि इज़ अ कनेक्टेड नैरेटिव
ऑफ द ऑथर लाइफ विद सम स्ट्रेस ऑन द इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन के बारे में लिखा जाता है, तो अपने बारे में लिखे तो ऑटोबायोग्राफी है। देखिए क्वेश्चन पहले भी ऑटोबायोग्राफी में आ चुका है, ये भी आ गया। मैं तो एक ही क्वेश्चन को वे घुमाकर अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। देख रहे होंगे ऑटोबायोग्राफी से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। 82 आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना है, वही कंसिडर करना है 4 पार्ट्स को एज ए सेंटेंस। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो यहाँ पर कहाँ एरर है, देखिए द नंबर ऑफ पीपल, तो आप सोचेंगे पीपल है तो यहाँ वर आना चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ एरर जो है आपकी कहाँ है, आपकी आर्टिकल की है। अगर यहाँ हम दा की जगह होता आ नंबर ऑफ पीपल तो यहाँ वर सही होता। तो यहाँ द आया है तो यहाँ एक फिक्स कैटेगरी की है तो यहाँ पर वाज आएगा। आप जो आर्टिकल है बहुत गहराई से पढ़िए, आर्टिकल बड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं। और एक रूल ये कहता है कि आर्टिकल दा यहाँ लगेगा, फिर उसका तुरंत आया कि नहीं दा यहाँ नहीं लगेगा, आ लगेगा नहीं लगेगा, बहुत माइनर सा अंतर होता है। तो आर्टिकल को बहुत गहराई से आप लोग पढ़ेंगे। चूज वन वर्ड फॉर द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। आपको ऑप्शन चूज करना है जो फ्रेज को एक्यूरेटली, आपको मतलब फ्रेज का मीनिंग बताना, सीधी सी सिंपल सी बात है। टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री, जिसको बैनिश किया होता है, बाहर किया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, निष्कासित किया होता है देश से, तो होता है एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट क्या होता है, जब हम किसी को अपने देश से बाहर निकाला करते हैं, देश निकाला दे दिया, तो वो होता है एक्सपैट्रिएट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर। एक्चुअली क्या है, शेक्सपियर की वर्क जो है वो 4 फेज में बांटे गए हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें कहते हैं कि जो लास्ट फेज है उसमें से नहीं है, डज नॉट। ये ध्यान देखिए, बार बार हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लेकिन बाद में हम नोट को भूल जाते हैं। तो यहाँ डज नॉट कहा है, इसका मतलब क्या है कि 4 के जो लास्ट फेज है उसमें से नहीं है। तो इसका मतलब क्या, 3 होने चाहिए। तो मच आर डू अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट, सिम्पलाइम, इंटरस्टेल, ये बिल्कुल लास्ट फेज का जो मच आर डू अबाउट नथिंग है ये इन्होंने स्टार्टिंग में लिखा था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। इन द फॉलोइंग phrases आर द ब्लैंक्स, देयर आर ब्लैंक्स which has been numbered. These numbers are printed below the passage and against each 4 words are suggested, one of which is the right answer. Find out the appropriate word in each cases. मतलब आपको एक पैराग्राफ मिल गया फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। आपको क्वेश्चन नंबर हो गया 85 यानी 85 से लेकर 91 तक। तो आगे ऑप्शन दिए हुए हैं, उन ऑप्शन को देख के आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ऑप्शन में भरना है। तो यहाँ पर दे दिया इन्होंने, आप पैराग्राफ को पढ़ते हैं। बिल्डिंग्स डू नॉट मेक्स इट, ये 85 से स्टार्ट है आपका। बिल्डिंग्स डू नॉट मेक यूनिवर्सिटी, तो ऑप्शन में क्या दिया उन्होंने, एन आ द वन। तो यहाँ पर हम भरेंगे यूनिवर्सिटी। अब आप बताइए आर्टिकल में यहाँ उन्होंने कहा कि बिल्डिंग डू नॉट मेक्स आ यूनिवर्सिटी, मतलब एक यूनिवर्सिटी जो है बिल्डिंग नहीं बनाती है। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि यू क्या है, वोवेल है, वोवेल से पहले हम एन लगाते हैं, लेकिन नहीं माय डियर फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी से पहले आप आ लगाएंगे। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो मैं हल्का सा बता दूं, ये बिल्कुल सिंपल से होता है। अगर आप वोवेल, एक कहावत, मतलब हम भी बच्चे भी बचपन से पढ़ते आते हैं कि हमारे 5 वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। बस बच्चे उनको ध्यान रखते हैं, अगर ये लेटर आ जाते हैं तो उनसे पहले एन लगा दे, अदरवाइज ए लगा देते हैं। लेकिन आपको बेटा ये नहीं करना है कि ये वोवेल याद रखे। आपको क्या है, रूल क्या है, एन वहाँ लगता है जहाँ वोवेल साउंड होती है। आपको वोवेल लेटर का ध्यान नहीं रखना है, आपको वोवेल साउंड का ध्यान रखना है। और इसके लिए आपको हिंदी के जो वोवेल्स होते हैं ना, आ से लेकर अंक तक जो 11 वोवेल होते हैं उनको ध्यान रखना होता है। अगर हम इसका ध्यान करने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखिए आप, यूनिवर्सिटी। तो यू जो है हिंदी में वोवेल नहीं है, यह जो है हिंदी में वोवेल नहीं है। आपके वोवेल हिंदी के ए आ ई ऊ री ए ओ औ तक आपके वोवेल होते हैं। अगर हिंदी में लिखने पर ए आ रहा है, आ रहा है, ए आ रहा है, तो आप जो है एन लगाएंगे। जब हम यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखते तो ये आता है, ये आपका हिंदी का वोवेल नहीं है, तो यहाँ पर आ आएगा। मोस्ट जिन बच्चों को पता है स्किप कर दीजिए, जिन बच्चों को नहीं पता है तो मैं हल्का सा रूल बता देती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हल्का रूल है। जैसे हम बात करें, मैंने आपके सामने वर्ड लिखा MP कि भाई एक MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो एक के लिए आप यहाँ बच्चे मोस्टली क्या करेंगे, ए लगा देंगे। लेकिन यहाँ एक के लिए हम एन लगाएंगे, NMP, क्योंकि MP को जब हम हिंदी में लिखेंगे AM
तो यहाँ पर ए जो है हिंदी का वोवेल साउंड आ रही है, तो वोवेल साउंड आ रही है तो एमपी से पहले हम एन लिखेंगे। जैसे मैं आपको एक और वर्ड बता देती हूँ जिससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एसपी। तो एसपी से पहले अभी एन लगेगा, क्योंकि जब हम हिंदी में लिखेंगे तो उसकी साउंड ए की आ रही है, यानी वोवेल की आ रही है, तो हम यहाँ पर एन एस पी लिखेंगे। अगर आपको इस तरह से आर्टिकल क्लियर करने हैं, आपको क्लियर है तो आप मुझे बता दीजिएगा। अगर आपको चाहते हैं कि इस तरह से आर्टिकल की मैं आपको एक वीडियो दे दूँ तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं कि आर्टिकल के ऊपर वीडियो बनाने। इट इज़ द टीचर्स एंड देयर परसूट ऑफ नॉलेज। अब 86 में क्या दिया है ऑप्शन में इन्होंने, एम्प्लॉयज़, ऑफिसर्स, प्यूपिल्स एंड द वाइस चांसलर। तो यहाँ आप देखते हैं इसमें दो बार से देखेंगे, इट इज़ द टीचर्स है। अब टीचर्स है तो यहाँ क्या आएगा, पीपल्स आएंगे एंड देयर परसूट, तो यहाँ यहाँ पर पीपल्स आएगा ये वाला। फिर आपका द परसूट ऑफ नॉलेज विच। अब 87 में क्या है, 87 में आपका आएगा नंबर ए मेक, क्योंकि मेक क्यों आएगा, मेक द सोल ऑफ ए यूनिवर्सिटी। अब बार बार ऊपर नीचे करने में पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट्स लेंगे, मैं आपको इसके आंसर्स बता रही हूँ, साथ साथ आप नोट कर लीजिएगा। जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे नीचे आपके साथ ऑप्शन होंगे तो आप बहुत अच्छे से फिल कर पाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। जस्ट इस पैराग्राफ में क्या है कि इस पैराग्राफ को पूछने का मतलब ये होता है कि आप में जितने भी रूल अपने पढ़े हैं वो आपके काम आए नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप आंसर नोट करते चलेंगे। 85 का बी है इसमें, 86 का सी है, 87 का ए है, और जी 88 का आपका डी है, 89 का ए है, एंड अब 90 चलते हैं, 90 का आपका मूवमेंट्स बी है इसमें, और 91 आपका बी है। तो ये चीज़ आप एक बार नोट कर लीजिए, मैं जो आपको बता दिया, और आप करके देखेंगे कि ये जो चीज़ है ये ऐसा समझ से आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में। अब लेंगे 92 से 94 तक। चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन, बार बार देखो कई क्वेश्चन प्रीपोजिशन के आ चुके हैं, मैं मान चलती हूँ कि मैं 4 से 5 क्वेश्चन आपके प्रीपोजिशन से आते हैं। वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी सेवरल पार्ट्स, तो यहाँ पर आपका कौन सा आएगा, ऑप्शन इन्होंने दिया है, तो इनटू है, विद है, अमंग है, ऑफ। तो यहाँ पर डिवाइडेड कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, तो यहाँ पर इनटू आएगा, अमंग नहीं आएगा। अमंग होता है अगर दो व्यक्तियों के, मतलब 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होता, तो यहाँ पर सेवरल पार्ट्स है, तो यहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। 93 की बात करते हैं, आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट मंथ। अब जो यहाँ लास्ट मंथ है ना, पिछले महीने से, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका सिंस, क्योंकि यहाँ पर लास्ट आया है, लास्ट मंथ बिल्कुल फिक्स दे दे कि पिछला महीना है, तो यहाँ पर सिंस का यूज़ होगा, फॉर का यूज़ नहीं होगा। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट, आपका जो बिहेवियर है वो एडमिट नहीं किया जाता है, किसके लिए, ऑफ एनी एक्सक्यूज़ के लिए, तो यहाँ पर एडमिट ऑफ आता है, इन नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, तो यहाँ विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ इन सब को उन्होंने मिसमैच दिया कि मिसमैच कौन सा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, अब देखिएगा, विलियम शेक्सपियर ट्रू लव, विलियम शेक्सपियर कार्व्ड हिम, तो कार्व्ड हिम तो एक टर्मिनोलॉजी है जो कॉइंड की गई थी किसी दूसरे राइटर के द्वारा, तो रेवोल्यूशन, रिटर्न इन अर्ली स्प्रिंग, तो ये क्वेश्चन जो है वो आयोग ने एफ माना है, इस क्वेश्चन को हटा लिया गया था, तो अब इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट 96, विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन, तो कौन सा वर्क है फर्स्ट ईयर पुकारा जाता है। मैंने जब शेक्सपियर की पोइट्री कराई थी तब मैंने क्वेश्चन कराया था कि फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन वीनस एंड एडोनिस है। 97, द कैरेक्टर्स ओफिलिया एंड गेस्ट्रूड अपीयर्स इन शेक्सपियर्स प्लेस, तो ये कौन से सेक्स में, ओफिलिया जानते हैं आप, हेमलेट की प्रेयसी थी, और गेस्ट्रूड भी उसी में थे, तो ये आपको हेमलेट का है। फेमस ट्रेजेडी है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, यहाँ जो चारों नाम दिए ना फेमस ट्रेजेडी के ही दिए हैं। इन ट्रेजेडी के आपके जो ईयर है आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये ईयर भी पूछा जाता है, इसका क्रम भी पूछा जाता है। फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एम्पल, एम्पल जो वर्ड है उसका आपको क्या देखना है, एंटोनिम्स देखना है, तो एम्पल होता है पर्याप्त मात्रा में, तो यहाँ पर देखिए आप एनफ का भी मतलब वही है, सफिशेंट भी वही है, तो यहाँ जो मिगरी है, मिगारी जो वर्ड है ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्म्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस,
तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एक्सपेरिमेंटरी सेंटेंस में परिवर्तित करना है कि वी हैड अ वेरी मैरी टाइम ऑफ इट लास्ट नाइट। तो यहाँ पर क्या वॉट से स्टार्ट हो रहा है, सारे सेंटेंस में वॉट या फिर हाउ से स्टार्ट होते हैं। तो हाउ तो इसमें कोई है नहीं, वॉट है, तो वॉट आ मैरी, तो यहाँ आ नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगी। तीनों में है, अब तीनों में से कोई एक हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 99 है। और इसमें क्या है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका खत्म हो गया। व्हाट अ मैरी टाइम वी हैव दिस नाइट, व्हाट अ मैरी टाइम वी हैड, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर हैव हैड, तो यहाँ पर इन्होंने क्या हैड दिया है, तो ये हैव वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब इन दो में देखते हैं कि कौन सा होगा। व्हाट अ वेरी टाइम दे हैव है इसमें भी, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। 100 इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामाज विच प्ले वॉज ओमिटेड। तो उसमें कहा कि जो शेक्सपियर के फर्स्ट एडिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, मैं भी आपको ये वीडियो में करा चुकी हूँ। ये ऑप्शन नंबर बी है, पेरिक्लीज ऐसा है जो शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में जो उसको छोड़ दिया गया था। ओमिटेड होता है छोड़ना। 101 में चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। तो इन्होंने कहा है कि द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स, जो फायर वर्क्स की बनाने की जो कला होती है वो कौन सा होता है, तो ये है पायरोटेक्निक्स। ये वाला है, पायरोमेटिक्स नहीं है, ये वाला है पायरोटेक्निक्स। मार्क द पार्ट विद द एरर, रीड द 4 ऑप्शंस एज द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। वही बात है कि आपको एरर छांटनी है। वन मस्ट ग्रैब एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव वंस इंग्लिश। देखिए यहाँ पर वन आया है, यहाँ वन आया, तो यहाँ पर यू तो होना ही नहीं चाहिए, तो एरर सी में हो जाएगी कि जो यहाँ सब्जेक्ट है, जो यहाँ वो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इफ़ वन वांट टू इम्प्रूव, मतलब क्या है कि एक आदमी, वन मस्ट ग्रैब, एक व्यक्ति, कोई भी किसी भी व्यक्ति के लिए यूज़ किया है कि जो भी व्यक्ति अपॉर्चुनिटी चाहता है, ग्रैब अपॉर्चुनिटी चाहता है वो नेटिव स्पीकर के साथ अपनी जो है इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ वन है, यहाँ वंस है, तो यहाँ पर भी यू की जगह वन आएगा। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिग्नेशन इज़, तो इंडिग्नेशन का इन्होंने मीनिंग पूछा है जिसका आंसर होता है एंगर विद सरप्राइज। तो इसका जो ऑप्शन है, जो आंसर है वो डी सही है। द करेक्ट स्पेलिंग इज़, तो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग पूछी है, तो ये फ्लैपी होता है, फर्स्ट आपका ए सही है। 105 द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रिनेसा हैड इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन द इंग्लिश लिटरेचर इन। तो जो रिनेसा आता है, मैं इसकी वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा जाकर। तो रिनेसा का जो फुल इम्पैक्ट आता है इंग्लिश लिटरेचर में वो 16th सेंचुरी में आता है, वो क्लियर है, जहाँ समझाने की आवश्यकता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ अ नॉवल्टी रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी। अब जॉन गैल्सवर्दी ने नॉवल भी लिखा है, नॉवल्टी भी लिखा है। नॉवल्टी क्या होता है, नॉवल का छोटा रूप होता है, तो वो कौन सा नहीं है, तो द फ्रीलैंस, जैकोलिन, द फोर्सिट, ये तीनों हैं, डी नहीं है, तो ये आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ नोवेल्टी। तो नोवेल्टी इनमें से कोई नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। 107 का जो आंसर है, व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इन्होंने क्या किया है, एक अंडरलाइन वर्ड किया है, इन्होंने पूछा है वो क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। तो ये क्या है, देखिए देयर वॉज अ ग्रेट राउंड। अब आप देख लीजिए ग्रेट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या है, नाउन की विशेषता बताता है, तो राउंड जो हो गया वो नाउन हो गया। अब 108 अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ टाइप ऑफ पोएम द कंटेंस। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग को आप अच्छे से समझते हैं। तो इसमें क्या है कि आ सिंगल स्पीकर टॉकिंग टू हिमसेल्फ, ठीक है, अपने आप को करते हैं। सेवरल स्पीकर टॉकिंग ऑन वन सब्जेक्ट्स, नो, ये तो हो ही नहीं सकता। वन इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग टू एन इमेजिनरी ऑडियंस, बिल्कुल ये सही है। इसमें एक इमेजिनरी स्पीकर होता है, खुद से ही, मतलब इमेजिनरी ऑडियंस यानी खुद से जो बातें होती हैं तो वो होता है, तो ये सी होगा, ये वाला 108 का सी। देखिए ये आपको ये भी हो सकता है कि सिंगल स्पीकर टॉकिंग टू हिमसेल्फ, लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग में उसमें ड्रामा दिखाया जाता है, तो उसमें एक इमेजिनरी स्पीकर होता है जो खुद से ही, मतलब इमेजिनरी ऑडियंस से ही बात करता है। व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको ग्रामेटिकल स्टेटस बताना है किसका, एवरीबडी जॉइंस हैंड्स एंड डांसेस राउंड। तो यहाँ पर इन्होंने अंडरलाइन वर्ड किया है राउंड, तो यहाँ उन्होंने कहा है राउंड। ये राउंड जो वर्ड है वो क्या है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव क्या है। तो ये क्या है, जॉइन हैंड्स एंड डांसेस। डांसेस क्या होती है, वर्ब्स होती है, मतलब जो यहाँ है डांस है वो वर्ब है। और राउंड, तो ये राउंड जो है वो वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो राउंड जो वर्ड है वो एडवर्ब है।
110 का क्वेश्चन है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको इसमें से इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। बट वन थिंग हाउएवर हैज़ नॉट चेंज, बट वन थिंग हाउएवर हैज़ नॉट चेंज्ड, यू शुड एक्ट लाइक मी, यू शुड एक्ट लाइक मी। फिर हम सी की बात करते हैं। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन सक्सीड। आई विल वेट हियर अनटिल यू कम बैक, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बट वन थिंग हाउएवर हैज़ नॉट चेंज्ड, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत है। आप देखते हैं अ फेबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड, जो फेबल है वो क्या कहलाती है, एपोलॉग भी कहलाती है। फेबल क्या होती है, एक स्टोरी होती है, छोटी स्टोरी होती है, वो एपोलॉग भी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी। देखो बायोग्राफी से फिर ये क्वेश्चन मतलब इन्होंने कितनी बार रिपीट लिया, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी। इट इज़ द स्टोरी ऑफ पर्टिकुलर मैन्स लीव्स, तो ये पर्टिकुलर मैन आदमी की जो एक पर्टिकुलर लीव्स होती है उससे रिलेटेड होती है। और फिर क्या द नेम बायोग्राफी हाउ नाउ, इन्होंने कहा नॉट करेक्ट, तो पर्टिकुलर मैंस की लीव, ये तो चीज़ क्लियर है। देखो ऑटोबायोग्राफी होती है जो जीवन होती है जो खुद से लिखी जाती है, बायोग्राफी जो होती है जो कोई और व्यक्ति उसका लिखता है, तो किसी भी पर्टिकुलर मैन की लीव से रिलेटेड है तो ये सही है। द नेम बायोग्राफी नाउ कनेक्ट्स आर रिलेटिवली फुल अकाउंट ऑफ पर्टिकुलर पर्सनस लाइफ, ये भी सही है। It involves the attempt to set forth character, temperament and milieu as well as subject activities and experiences, ये भी आपका सही है। बायोग्राफी इज़ ए लेटर डे जनरली एंड वी फाइंड बायोग्राफर्स इन 20th सेंचुरी ओनली, ये नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बायोग्राफी होती है 20th सेंचुरी में होती है, तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आंसर है। अब 113 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ नॉट करेक्ट, यहाँ पर नॉट करेक्ट है, ध्यान रखना, रेफरेंस टू एसे, यानी एसे की आपको जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है वो देखनी होगी। तो यहाँ का कौन सा सही नहीं है। द एसे डिफर्स फ्रॉम मार ट्रीटीज ऑफ डिसर्टेशन इन इट्स लैक ऑफ प्रिटेंशंस टू बी ए सिस्टमेटिक एंड कॉम्पिटेंट एक्सपोजिशन, तो यहाँ पर हमें ये करेक्ट है, जो ऐसे होता है वो सही है, डिसर्शन से बिल्कुल भिन्न होता है। और दूसरा क्या है, एन ऐसे प्राइमरली डिस्कस इट्स सब्जेक्ट इन नॉन टेक्निकल फैशन, ऐसे जो है प्राइमरली डिस्कस करता है जो नॉन टेक्निकल फैशन है, वो बिल्कुल सही बात है। द ऐसे डिस्कस इट्स सब्जेक्ट विद द लिबरल यूज ऑफ सच डिवाइसेस एज एनेक्डोट्स, स्ट्राइकिंग इलस्ट्रेशंस एंड ह्यूमर्स टू आर्गूमेंट, बिल्कुल सही है। द फॉर्मर ऐसे इज रिलेटिवली पर्सनल, ऐसा नहीं है, ऐसे जो है पर्सनल नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या है, आंसर आपका है। ये क्वेश्चन नंबर कौन है, 13। अब हम 14 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिरिक फॉर्म ऑफ पोएट्री इज़ नॉट ट्रू, तो जो लिरिक फॉर्म है पोइट्री की, मैंने फॉर्म्स ऑफ पोइट्री बताई हुई है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाएंगे, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री आपका एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाकर देख लेंगे कि पोइट्री की फॉर्म कौन कौन सी होती है। तो लिरिक्स से जो फॉर्म ऑफ पोइट्री है कौन सी ट्रू नहीं है। आ लिरिक कंटेन्स 14 लाइन्स, जो लिरिक होती है वो 14 लाइन रखती है, नहीं जी गलत है, क्योंकि लिरिक में तो आपका सोनेट भी है, ओड भी है, बैलाड भी है, तो सब चीज़ें आ जाती है, तो नॉट ट्रू तो यही हो गया कि लिरिक कंटेन्स 14 लाइन, तो फर्स्ट उसका आंसर आपको यहीं से निकल आया। फिर भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इट यूजली एक्सप्रेस द फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ ए सिंगल स्पीकर, बिल्कुल सही बात है। द क्रीज आइडेंटल द लिरिक एज अ सॉन्ग रेंडर टू द एक्म्पनीमेंट ऑफ अ लिरिक, लिरिक जो गाए जाते हैं वो एक इक्विपमेंट होता है, लिरिक उसके साथ गाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। अ लिरिक पोएम मे बी अ ब्रीफ एक्सप्रेशन ऑफ अ मूड, बिल्कुल सही इसका भी आंसर, तो इसका आंसर ए जो दिया है वो गलत है, मतलब जो इसका आंसर आएगा वो ए आएगा। द टर्म कार्व डिम मीन्स, ये मैंने आपको डिफाइन भी किया हुआ है, मैंने वीडियो बना चुकी हूँ इसके ऊपर भी। तो ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है सीज द डे, यानी जो इसमें बिल्कुल कार्व डिम को भी अच्छे से मैं डिफाइन किया हुआ है, आप मेरी वीडियो में जाकर सुन लीजिएगा। सीज द डे इसका मीनिंग होता है। शेक्सपियर्स प्ले लव्स नेवर लॉस्ट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, तो जो एक्चुअली आप जानते हो कि शेक्सपियर ने अलग अलग चीज़ से लिखी है, कि कॉमेडी भी लिखी है, फिर कॉमेडी और मैनर्स भी लिखी है, आइडियाज़ भी है, और आपके इनकी ट्रेजिक कॉमेडी सब है, हर तरह का उन्होंने वर्क लिखा है, तो ये द कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अंतर्गत आती है। 117 क्वेश्चन देख लीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स नोन फॉर द एपिग्रामेटिक प्रोज, कौन से जो राइटर है वो एपिग्रामेटिक प्रोज के बारे में जाने जाते हैं। मैंने एपिग्राम और इनके ऊपर में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो मैंने बेकम की वहाँ कई सारी आपको कोटेशन बताई हुई है, आप जाकर देख लीजिएगा। तो 117 का आंसर जो है बेकन है।
एज अ ड्रामेटिक जो, अब आप कह सकते हैं ना, मतलब काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते थे कि मैम कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो कहीं सिलेबस में है नहीं, तो आप बात बताइए कि बेकन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी उन्होंने यहाँ पूछ लिया, क्योंकि इससे आपकी टर्मिनोलॉजी जो है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेरी जो डिवाइस है, लिटरेरी टर्म्स है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, लेकिन हमें ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। एज ए ड्रामेटिस्ट जॉन गैल्सवर्दी बिलोंग्स टू, तो जॉन गैल्सवर्दी जो है किससे रिलेट करते थे, तो आंसर नंबर सी है, रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो। विल नो वन टेल मी वॉट शी सिंग्स परहैप्स द प्लानिटरी नाइट्स फ्लो, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ का। तो द सोलिटरी रिपेयर, वो ही कहता है कि मुझे नहीं बता सकते कि वो क्या गा रही है, तो ना कोई घूमते हुए तो जाता है, एक लेडी जो होती है वो अलग लैंग्वेज में गा रही होती है, तो समझ में नहीं आता, तो उसके बारे में लिखा है द सोलिटरी रिपेयर, बहुत फेमस है। बहुत मतलब हर बार इस पोएम से क्वेश्चन जरूर आता है, मैंने देखा है कि पोएम जो है आयो की बड़ी मनपसंद है। लास्ट ईयर भी मतलब 2016 वाले में भी इससे क्वेश्चन था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्सिनरी, तो मर्सिनरी का जो यहाँ पर आंसर दिया है वो है द मोटिव टू अर्न मनी। अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल इलेजी, तो यहाँ कह रहे कौन सा पेस्टोरल इलेजी का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका आंसर है डी, इलेजी डेटेड इन कंट्री चर्चयार्ड, क्योंकि एस्ट्रोफल, लाइसिडिस और थायरेसिस ये सब पेस्टोरल इलेजी है। 122 फटाफट देख लेते हैं। द फर्स्ट फोलियो, द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन शेक्सपियर प्लेज वॉज एडिटेड बाई, जो फर्स्ट कलेक्शन था उनका वो किसके द्वारा एडिटेड किया गया था, तो ये जो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है हेमिंगर एंड कंडेल के द्वारा किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज ए रोमन प्ले, इनमें से इनका रोमन प्ले कौन सा नहीं है, तो आप सभी जानते हैं हेमलेट जो है उनका रोमन प्ले नहीं है। एंटनी एंड कैलिपेटर, जूलियस सीजर, कोरियलियस, तीनों ही आपके रोमन प्ले हैं। मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ उनके ऊपर, आप जाकर चेक कर लीजिएगा वर्ष वो शेक्सपियर वाली प्लेलिस्ट में। विच ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमने पूछा है कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो इसका आंसर है आपका डी, एंटीथेसिस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गुड टीचर भी है बट ए पुअर स्टूडेंट भी है, तो यहाँ बट से लिया, एंटीथेसिस से विरोधाभास है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेमोरियन, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कौन सा करेक्ट है, यानी चारों पढ़ने पड़ेगा, जो करेक्ट है वो आपको बताना पड़ेगा, पढ़ लीजिएगा। बस मैं इसका आंसर बता देती हूँ, 125 का आपका ए है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने आपका टोटल आपका जो 2021 में पेपर आ रहा है टीजीटी का वो मैं करा चुकी हूँ। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूँगी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है ऐसा, क्योंकि थोड़ा जल्दी में मैं पेपर कराया है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। वो जो आपकी वीडियो है इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट आप करके बता सकते हैं कोई चीज़ अच्छी है, बुरी है, या आप उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। आपके कमेंट जो एक हमें मोटिवेशन देते हैं कि हम काम आपके लिए फ़ायदे के लिए हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओके, बाय।